अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारी भी हो रही होगी, लेकिन साथ साथ हमने स्टडी भी करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है एनर्जी इन वेव्स। हमें पता है कि ऑल ट्रेवलिंग वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, फिर भली वो मैकेनिकल हों या नॉन मैकेनिकल हों, सब की सब एनर्जी को कैरी करती हैं। इस बात को इजीली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया जा सकता है बाय सेंडिंग अ पल्स डाउन द स्ट्रिंग, जिसमें क्या होता है कि अगर हम एक एंड पर पल्स बनाएं तो ये पल्स आगे ट्रेवल करता है और जब यहां पर आता है नेक्स्ट पर्सन के हैंड पर आता है तो इसका हैंड जो है ये ऊपर उठ जाता है। अब इसके हैंड को उठाने में एनर्जी तो यूज हुई है ना, तो ये एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी इस पल्स में से आई, जिससे साबित होता है कि वेव के अंदर एनर्जी होती है। तो वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, इस बात का तो हमें पता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एनर्जी होती है ना वेव में, ये किस रेट पर कैरी होती है, यानी रेट एट विच एनर्जी इज कैरीड इन अ वेव। इन अदर वर्ड्स हम इसको पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव भी बोल सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक वेव को जो किसी स्ट्रिंग के अलोंग ट्रेवल कर रही है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो। बेटा इस वेव के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं। अब होता क्या है कि सपोज करो इसके अंदर हम पी क्यू और आर पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। अब कोई पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, और ये क्योंकि मीन पोजीशन पर है तो इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। और कुछ पॉइंट्स जो इन बिटवीन होते हैं इनके पास टोटल एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होता है और कुछ हिस्सा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होता है। बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट पार्टिकल्स की कम ज्यादा तो हो सकती है, पर जो टोटल एनर्जी होती है वो सारे पार्टिकल्स की बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी है, उतनी ही इसकी है। हमें फर्दर यह भी पता है कि जब वेव एक वेवलेंथ जितना मूव करती है तो उसको एक टाइम पीरियड लगता है। तो एक वाइब्रेशन में एक वेवलेंथ बन जाती है और एक वाइब्रेशन के टाइम को हम टी बोलते हैं। तो अब यहां से बात सिंपल होगी कि अगर हम एक वेवलेंथ के अंदर एनर्जी मालूम कर लें और उस वेवलेंथ की एनर्जी को एक वाइब्रेशन के टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो फिर हमें पावर मिल जाएगी। तो इसीलिए टू डिटरमाइन पावर ट्रांसमिटेड बाय अ वेव, कि किसी वेव के पास कितनी एनर्जी है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम करेंगे क्या? पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी कंटेन्ड इन वन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे बाय द टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमने करना है। तो हम एक पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1/2 kx0 के। ये जो फार्मूला है ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ रखा है। यहां पर ये जो k है ये m ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा √k/m के बराबर होती है तो k जो है वो m ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें k के बदले तो E बराबर हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर। बेटा ये जो एनर्जी है ये एक पार्टिकल की एनर्जी है, पर हमने एक वेवलेंथ के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उन सब की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया? और इसके लिए हमें यह तो पता है कि सारे पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी सेम है। तो अगर हम सब पार्टिकल्स की एनर्जी को सम कर दें तो फिर जो टोटल एनर्जी मिलेगी वो किसके बराबर होगी? 1/2 m1 ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर। ये पहले पार्टिकल की एनर्जी, इसको हम सम कर देंगे दूसरे पार्टिकल की एनर्जी, तीसरे पार्टिकल की एनर्जी।
अब बेटा हमें ये पता नहीं है कि एक वेवलेंथ के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो हम जितने भी पार्टिकल्स हैं, सपोज कर लेते हैं कि n पार्टिकल्स हैं, तो अप टू n पार्टिकल्स हम इस एनर्जी को जोड़ कर लेंगे। ठीक हो गया, समझ में आया? तो इसमें 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ये तो है कॉमन, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी यहां पर बचेगा m1 प्लस यहां पर m2। इसी तरीके से हम सारे पार्टिकल्स के मासेस को nth पार्टिकल के मास तक एड अप कर लेंगे। अब ये जो सारे पार्टिकल्स के मास का सम है ये बराबर हो जाएगा टोटल मास के। किसका टोटल मास? जो एक वेवलेंथ के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का टोटल मास। अब अगर हम इसको फार्मूले में पुट कर दें तो ये टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। हम इस मास को इलिमिनेट करेंगे यहां से और इसको एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, और ये बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मास जो है वो भी एक वेवलेंथ के पार्टिकल्स का और लेंथ भी एक वेवलेंथ के बराबर। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m जो है वो म्यू लेमडा के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर m की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी 1/2 म्यू लेमडा यहां से और ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक हो गया? अब क्योंकि हमने पावर मालूम करनी है और पावर एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर होती है, तो ये जो हमने अभी मालूम की है ये है एनर्जी जो एक वेवलेंथ के अंदर कंटेन है। अब अगर हम इसको एक वाइब्रेशन के टाइम के साथ डिवाइड करें तो फिर बन जाएगी पावर। तो पावर बनाने के लिए हमने यहां पर t डिवाइड कर दिया, तो ये जो एवरेज पावर है ये बराबर हो गई 1/2 म्यू लेमडा अपॉन टी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। यहां पर वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड जो है ये वेलोसिटी के बराबर होता है, तो अगर हम इसको वेलोसिटी बना दें तो ये पावर बराबर हो जाएगी 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये वही फार्मूला है जो हमारे बुक में फाइनल डेरिवेशन के बाद बनता है। तो पावर का फार्मूला जो हमने डिराइव किया वो बराबर हो गया 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। बेटा यहां पर ये जो v है ये वेव की वेलोसिटी है और ये जो x नॉट है ये एम्पलीट्यूड है। इसको हम a के जरिए भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कभी कभी y नॉट भी यहां पर लिखा होता है, तो ये बात अपने दिमाग में रखें। अब पावर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो यहां से हमें पहली बात पता चली कि पावर वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है। जितनी वेव तेज चलेगी उतनी ही पावर ज्यादा ट्रांसमिट होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है कि पावर जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ या सिंपली फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है यहां पर और ओमेगा जो है वो फर्दर फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होती है, तो हम बोल सकते हैं कि पावर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ या सिंपल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वेव की पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। बेटा यहां पर एक और बात आपको बता दूं कि ट्रेवलिंग वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये वाला ये वाला ये वाला इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। सो ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। और मजे वाली बात कि सबका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, यानी इसका 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 सब पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड भी सेम होता है। अभी कोई नीचे लग रहा है और कोई ऊपर, क्योंकि ये स्नैपशॉट है। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो इस तरीके से सब पार्टिकल्स जो हैं वो बराबर बराबर एम्पलीट्यूड और इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा जो पॉइंट है वो है पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी। It should be noted here that energy is not only carried by mechanical waves. एनर्जी सिर्फ मैकेनिकल वेव्स ही कैरी नहीं करती, जैसे कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग या वाटर वेव्स या साउंड वगैरह जो होती है ये मैकेनिकल वेव हैं, सिर्फ ये ही एनर्जी कैरी नहीं करती, बल्कि जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो भी कैरियर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, जैसे कि लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, थर्मल रेडिएशंस। तो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल सारी वेव्स जो होती हैं वो कैरियर्स ऑफ एनर्जी होती हैं।
बेटा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव, तो उनकी जो एनर्जी होती है इट डिपेंड्स अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो एनर्जी ज्यादा कैरी करेगा। जैसे कि अल्ट्रावायलेट जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, सो दे कैरी मोर एनर्जी एज कंपेयर टू इंफ्रारेड रेज। अब हम लास्ट में देखते हैं कि इंटेंसिटी क्या है और इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। तो बेटा इंटेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कितनी एनर्जी यूनिट टाइम में फॉल करती है यूनिट एरिया पर। तो क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम जो यहां पर है ये पावर के बराबर होता है, तो इसलिए हम इंटेंसिटी को पावर अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। यहां से अगर हम इसका यूनिट बनाएं तो वो बन जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम इस पावर की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो इंटेंसिटी बन जाएगी 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हो गई इंटेंसिटी। और क्योंकि हमें पता है कि ये जो म्यू है ये मास अपॉन लेंथ है, तो इस म्यू की वैल्यू पुट करने से इंटेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा 1/2 एम वी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन लेंथ इंटू एरिया। बेटा हमें यह भी पता है कि वॉल्यूम जो होती है वो एरिया इंटू लेंथ होती है, तो यहां पर एरिया बराबर हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन लेंथ। अब इस एरिया की वैल्यू अगर हम यहां पर एरिया के बदले पुट कर दें तो इंटेंसिटी का फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें लेंथ और लेंथ ये दोनों लेंथ यहां पर कट जाएंगी और ये मास अपॉन वॉल्यूम जो है ये डेंसिटी के बराबर होता है। तो इस मास अपॉन वॉल्यूम के बदले हम डेंसिटी लिख दें और लेंथ को लेंथ में काट दें तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक हो गया? यहां तक आपको समझ में आया? अब फाइनली अगर हम ओमेगा को देखें तो ओमेगा होता है 2πf। तो यहां पर क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 4πf स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू भी हम पुट कर दें तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/2 रो वी 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। फाइनली टेबल लगाने से क्या होगा कि 1 2 2 2 2 4, तो इंटेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा 2π स्क्वायर रो वी एफ स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये फाइनल फार्मूला है इंटेंसिटी का। तो हमने इंटेंसिटी के फार्मूले को भी याद रखना है और इस पावर के फार्मूले को भी याद रखना है। बेटा इन पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आप ई-केट एम-केट वगैरह में ट्राई करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि हमारी टेस्ट की तैयारी भी होती रहे। इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।